नमस्कार दोस्तों, आर्टिकल्स तो आप सबको क्लियर हो गए होंगे। अब तक बहुत सारे आर्टिकल्स बता दिए हैं, बहुत सारी क्लासेस ले ली हैं पॉलिटी की। जिन्हें प्रॉब्लम जा रही है कि आपकी वीडियोस कहाँ हैं, तो आप एक काम करिए, एग्जाम डायरी का यूट्यूब चैनल खोलिए, उसमें प्लेलिस्ट में जाइए। उसमें 3 प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की। पॉलिटी वाले सेक्शन में जाइए, वहां सारे वीडियोस आपको लाइन से मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों को समस्या हो रही थी, तो इस वजह से मुझे लगा मुझे बता देना चाहिए कि आप प्लेलिस्ट चेक करिए, वहां आपको पॉलिटी से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी सॉल्व करवाए गए हैं। आज हम बात करने वाले हैं डीपीएसपी यानी कि जो नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं 36 to 51। बहुत कंफ्यूजिंग आर्टिकल्स हैं, बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो पहले आर्टिकल्स जान लेंगे, फिर एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे, तो जो भी डाउट्स हैं ये सारी चीजें हैं क्लियर हो जाएंगी। और डीपीएसपी से 2 से 3 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन नहीं आए तो 1 से 2 क्वेश्चन तो जरूर आते हैं एग्जाम में। और यहाँ आपके 102 एक और से जो 2 नंबर हैं वो फिक्स हो जाने वाले हैं आज। तो ध्यान से पढ़ना है, लास्ट में एमसीक्यू सॉल्व करना है, बहुत आनंद आने वाला है, बिल्कुल साथ में बने रहना है। चलिए डीपीएसपी शुरू करते हैं। डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए बताइए। और सबसे पहले तो ये बताइए कि डीपीएसपी संविधान के कौन से भाग में, जल्दी बताइए। मैंने पढ़ाया था संविधान के भाग, बताइए कौन से भाग में है। डीपीएसपी है संविधान के कौन से भाग में? डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में। किसमें है? भाग 4 में है। और भाग 4A में क्या है बताइए? 4A में मूल कर्तव्य है। क्लियर? तो भाग 4 में क्या है? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। डीपीएसपी का फुल फॉर्म डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कहां से कहां तक है? ये है 36 to 51। आर्टिकल 36 to 51 क्या है? डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। ये आर्टिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रॉपर पूछे जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वही आर्टिकल्स आज हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर? ठीक है। अब 36 में क्या है भाई? चलिए शुरू ही करते हैं कि 36 में क्या है। आपको पता है 36 में क्या है? बताइए। आर्टिकल 36 किसके बारे में बताता है? आर्टिकल 36 हमें बताता है नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा के बारे में। आर्टिकल 36 क्या बताता है? नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा के बारे में बताता है, और ये भी बताता है कि ये गैर न्यायिक नियम है। गैर न्यायिक मतलब इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, कि इसके लिए आप अपने न्याय, जैसे मौलिक अधिकारों के लिए हम न्यायालय में जा सकते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो हमें न्याय दीजिए। लेकिन डीपीएसपी न्यायिक नहीं है, गैर न्यायिक है। तो डीपीएसपी की परिभाषा और ये चीज की गैर न्यायिक है, ये किसमें है? ये आर्टिकल 36 में है। और आर्टिकल 37 क्या बताता है? आर्टिकल 37 हमें ये बताता है कि डीपीएसपी न्यायालय में लागू नहीं होते हैं, ये सिर्फ राज्य के लिए मार्गदर्शक है। तो डीपीएसपी की परिभाषा किसमें है? डीपीएसपी की परिभाषा बेसिकली 37 में है, आर्टिकल 37 में है। और 37 हमें बताता है कि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं होते। तो 36 और 37 क्लियर हुआ। 36 हमें बताता है डीपीएसपी की परिभाषा, और 37 हमें बताता है कि इसे न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं लागू करवाया जा सकता? क्योंकि ये राज्य के लिए मार्गदर्शक है। ये न्यायालय, हम जैसे मौलिक अधिकारों के लिए चले जाते हैं ना कि मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, कुछ करिए न्यायालय में, यहाँ हम न्यायालय नहीं जा सकते। ये सिर्फ राज्य के लिए क्या है? एक मार्गदर्शक के फॉर्म में। तो ये दिया गया है 37 में। तो परिभाषा किसमें है? 37 में। और 37 कहता है कि ये राज्य के द्वारा सिर्फ मार्गदर्शक है, इसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते। आर्टिकल 38 हमें बताता है लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में। आर्टिकल 38 में क्या है? आर्टिकल 38 में लोक कल्याणकारी राज्य का वर्णन, लोक कल्याणकारी राज्य। अब ये बताइए लोक कल्याणकारी राज्य कब होगा? लोक कल्याणकारी राज्य का वर्णन आर्टिकल 38 में है, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य कब होगा? जब वहां के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा, तभी तो एक लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। जब वहां के सभी नागरिकों को क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा, राजनीतिक न्याय मिलेगा। तो लोक कल्याणकारी राज्य का वर्णन किसमें है? आर्टिकल 38 में है। तो अगर कभी ये भी आए कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात किसमें की गई है, तो आर्टिकल 38 में की गई है। 39 क्या बताता है? 39 जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में बताता है। हर इंसान को जीवन जीने के लिए कौन सी चीजें आवश्यक है? रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी, कपड़ा, मकान। तो ये जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनके लिए कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल 39। क्लियर? 39 ये है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय की सुविधा उपलब्ध है, न्याय तक जो उसकी पहुंच है वहां, वो उसका क्या है? वो 39A में दिया गया है कि उसकी न्याय तक पहुंच सुलभ करवाई जाए। मतलब कि जैसे मैं
और अगर कोई चीज गलत हो रही है, अन्याय हो रहा है और मुझे न्याय चाहिए, तो 39A ये कहता है कि भारत का निचले स्तर पर भी अगर व्यक्ति है तो उसको भी न्याय तक पहुंच उसकी सुलभ होनी चाहिए, न्याय तक उसकी पहुंच होनी चाहिए। तो वो किसमें है? वो 39A में। रिवाइज करें, 36 में क्या था? 36 में परिभाषा थी। 37 में क्या था? 37 ये कहता था कि जो डीपीएसपी है वो न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगी, गैर न्यायिक नियम है, न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ राज्य के लिए परामर्शक के रूप में है। 38 क्या बोलता था? 38 लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में बताता था कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिलेगा। 39 क्या बता रहा है? 39 कह रहा है जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति की होनी चाहिए, यानी रोटी, कपड़ा, मकान। तो क्या सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान जरूरी है? मूलभूत आवश्यकताएं 39 में है, तो क्या सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान जरूरी है? बिल्कुल नहीं, न्याय भी तो मिलना चाहिए। 39A में क्या है? न्याय तक पहुंच, निःशुल्क न्यायिक सहायता मिलनी चाहिए। तो 39A निःशुल्क न्यायिक सहायता की बात करता है। एक चीज यहाँ पे आपको और बता दूं कि जो 39 आर्टिकल जो है तो वो पहले से था, लेकिन जो 39A आया, ये जो 39A आया है, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन हुआ था। आप सबको पता है कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? 1976 में। इसके द्वारा संविधान में कुछ नए आर्टिकल्स जोड़े गए, तो कुछ डीपीएसपी पे भी नए आर्टिकल आए, जैसे 39A जोड़ा गया, 43A जोड़ा गया, 48A जोड़ा गया। ये सारे आर्टिकल्स है। अभी जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे जानेंगे कि कौन कौन से 42वें संविधान संशोधन द्वारा डीपीएसपी में नए आर्टिकल आए। 39A आया, 43A आया और 48A आया। क्लियर? चलिए अभी पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो क्या जाना आपने, बताइए क्या जाना? 39 किसके बारे में बताता है? जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में। क्या तो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं ही बस जरूरी है? बिल्कुल नहीं। क्या जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं बस जरूरी है? न्याय भी तो जरूरी है। तो 39A हमें बताता है निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में। क्लियर? चलिए अगला 40, आर्टिकल 40 बताता है पंचायत की, ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात बताता है। तो आर्टिकल 40 क्या बताता है? आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताता है, पंचायती राज के बारे में बताता है। तो ग्राम पंचायतों का गठन कौन बता रहा है? आर्टिकल 40। 41 में है काम का अधिकार। अब देखिए, मान लीजिए आप किसी पंचायत का हिस्सा है और आप पंच हैं या सरपंच है। मैं आपको एक सरपंच के तौर पे बता रही हूँ। अच्छा चलिए कमेंट करके ये बताइए आपका गांव कौन सा है? हर इंसान कहीं ना कहीं गांव से बिलोंग करता है, भले वो शहर में रह रहा हो। जैसे मैं शहर में रह रही हूँ, लेकिन मैं भी किसी गांव से बिलोंग करती हूँ, मैं भी गांव से हूँ। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं गांव से बिलोंग करता है। तो अपने अपने गांव का नाम बताइए और जो ब्रैकेट में उस पर अपना स्टेट लिख दीजिएगा। ठीक है? चलिए 40 में क्या है? पंचायती राज है। 41 में क्या है? काम करने का अधिकार है। तो मान लीजिए आप सरपंच हैं, आपके कोई व्यक्ति आया गांव का, उसने कहा कि सरपंच जी आप ही सब कुछ है, वो 40 में ग्राम पंचायत का गठन हो चुका है, आप ही सब कुछ है, मुझे क्या दीजिए? काम दीजिए। भाई मेरे पास काम का अधिकार है, मुझे काम दीजिए। तो जब 40वीं ग्राम पंचायत का गठन हुआ तो जो व्यक्ति आया उसने क्या कहा कि सरपंच जी मुझे आप काम दीजिए। क्या दीजिए? काम दीजिए। काम में रोजगार दीजिए, शिक्षा दीजिए, सार्वजनिक सहायता दीजिए। अगर 40 में ग्राम पंचायत का गठन हुआ है तो अगले ही आर्टिकल 41 में किस चीज की मांग की जाएगी? गांव के व्यक्ति द्वारा रोजगार की मांग की जाएगी, शिक्षा की मांग की जाएगी। तो 41 में क्या आ जाएगा? रोजगार और शिक्षा आ जाएगा। क्लियर? तो अब एक बार फिर से कर ले रिवाइज। 36 में क्या था परिभाषा? 37 में बताया गया कि डीपीएसपी गैर न्यायिक है, मतलब कि ये न्यायालयों द्वारा लागू नहीं होते। 38 में बताया गया एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा, कैसा? जहां लोगों को सभी प्रकार के न्याय मिलेंगे। 39 में कहा गया कि ठीक है एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य कब होगा? भाई 38 में आपने लोक कल्याणकारी राज्य की बात की, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य कब होगा? तब जब वहां पे लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, यानी कि रोटी कपड़ा मकान की पूर्ति होगी। तो 39 में रोटी कपड़ा मकान हो गया, मूलभूत आवश्यकताएं हो गई। लेकिन क्या मूलभूत आवश्यकताएं बस जरूरी है? न्याय भी तो चाहिए। तो निःशुल्क न्याय विधिक सहायता किसमें आ गई? 39A में आ गई। ओके। 40 में किया गया ग्राम पंचायतों का गठन, सबको पता है। जब ग्राम पंचायतों का गठन किया गया और आप बैठे सरपंच के पद पे, तो आपसे एक व्यक्ति गांव का आया, उसने कहा कि अब आप सरपंच हो, अब आप हमें शिक्षा दो, हमें रोजगार दो, हमें सार्वजनिक सहायता दो। तो 41 में क्या आ गया? रोजगार, शिक्षा, सार्वजनिक सहायता आ गया। फिर वही व्यक्ति आया, बोला कि आपने भैया हमें रोजगार तो दे दिया, आपने
दीदी भैया जो भी सरपंच के पद पर हैं, आपने हमें रोजगार तो दे दिया, लेकिन वहां काम करने जैसी दशाएं ही नहीं है। गंदगी बहुत ज्यादा होती है, हमें छुट्टी नहीं दी जाती है, हमें रेस्ट आवर नहीं दिए जाते हैं। तो हमारे लिए काम की जो न्यायिक परिस्थितियां हैं वो भी तो दीजिए। जो महिलाएं हैं वो आके कह रही हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं, तो हम मातृत्व संरक्षण नहीं दिया जा रहा है, मातृत्व अवकाश नहीं दिया जा रहा है। अब तो भाई बोले कि चलिए वो भी करते हैं। जब 40वीं ग्राम पंचायतों का गठन हुआ तो 41 लोगों ने क्या कहा कि हमें रोजगार दीजिए, भैया आप सरपंच हैं, शिक्षा दीजिए। तो आपने व्यवस्था कर दी रोजगार की, लेकिन अब वो फिर से वापस आ गए। उन्होंने कहा कि रोजगार तो दे दिया आपने, लेकिन वहां पे न्याय वाली दशाएं ही नहीं है, गंदगी बहुत ज्यादा है, हमें वो रेस्ट आवर्स नहीं दिए जाते हैं, छुट्टियां नहीं दी जाती हैं। तो 42 में क्या हुआ, न्यायपूर्ण परिस्थितियां उपलब्ध करवा दी गई। ठीक है, चलो ये भी करवा देंगे। अब 43 आता है। अब 43 में आपने क्या किया, आप सरपंच हैं, आपने क्या किया कि आपने न्यायोचित उनको स्थितियां उपलब्ध करवा दी, सब कुछ आपने बोला कि चलो भाई ठीक है। क्या किया आपने, न्यायोचित व्यवस्थाएं करवा दी, सफाई वफाई सब करवा दी। फिर श्रमिक आए, उन्होंने कहा कि अब हमें आप उद्योगों में प्रबंधन की जिम्मेदारी दीजिए। मतलब जहां हम काम कर रहे हैं वहां हमें वहां का जो प्रबंधन है हम उसमें भी इन्वॉल्व हो पाए। वहां का प्रबंधन कैसे होगा कैसे नहीं होगा हम उसमें, आपने सुना होगा ना ग्रुप लीडर्स होते थे, मजदूर संघ होता है, उसमें क्या होता है कि वो जो फैक्ट्रीज होती हैं वहां का प्रबंधन वो खुद हैंडल करते हैं। तो वही आया कि बस हमें ये बस नहीं चाहिए कि न्यायोचित दशाएं दे दी आपने, बस अब आप हमें क्या दो, अब आप हमें वहां के उद्योगों में प्रबंधन की भागीदारी भी दो। तो 43 किसकी बात करता है, श्रमिक हित की बात करता है। और यही 43A है जो 42वें संविधान संशोधन 1946 द्वारा आया, 1976 द्वारा आया। और इसमें उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की बात की। क्लियर। और 43B क्या बताता है, ये सहकारी समितियों के संवर्धन के बारे में बताता है। सहकारी समितियां वो होती हैं जहां के जो लोकल लोग हैं वो मिलके एक संगठन बनाते हैं, एक कोई व्यापार शुरू करते हैं। उस क्या किस लिए, ताकि उन्हें थोड़ा सामाजिक स्तर पे आर्थिक स्तर पे कुछ स्वतंत्रताएं कुछ न्याय मिल सके। फिर वो ग्रुप ही सारी चीजों का संचालन करता है, जो भी प्रॉफिट होता है वो ग्रुप द्वारा ही बांट लिया जाता है, जो भी वहां के नियम कायदे होते हैं वो पूरा ग्रुप ही हैंडल करता है। तो बेसिकली आपने क्या जाना कि 40 में आपने ग्राम पंचायत का गठन किया, कोई व्यक्ति आपके पास आए कि सरपंच जी हमें शिक्षा दीजिए, रोजगार दीजिए। 41 में आपने उसे शिक्षा रोजगार दे दिया। फिर वो अगली बार रोता हुआ आया कि वहां काम करने जैसी दशाएं ही नहीं है, तो 42 में आपने उसे काम करने की दशाएं भी दे दी। अब उसकी इच्छाएं और जागृत हुई, उसने बोला कि ठीक है अब आप हमें उद्योगों में प्रबंधन की भी भागीदारी दो। इससे क्या होगा, औद्योगिक लोकतंत्र को बढ़ावा मिलेगा। अब वहां का जो उद्योग का प्रबंधन है हम वो भी संभालेंगे। तो 43 में क्या आ गया, 43A में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। और 43 बेसिकली श्रमिकों के हित के लिए ही है। तो 43 में क्या आ गया, 43A में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। और अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों के संवर्धन के बारे में बताता है। तो याद रखिएगा जो 43B है वो क्या है, सहकारी समितियों के संवर्धन के लिए। और मैंने 3 आर्टिकल्स बताए थे जो जोड़े गए हैं डीपीएसपी के 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 39A, 43A, अभी हम 48A भी पढ़ेंगे। चलिए, अब आपने भैया उद्योगों के प्रबंधन में भी उनको जिम्मेदारी दे दी। अब लोगों को लगा, लोग आए, उन्होंने कहा कि अब उद्योगों के प्रबंधन में तो हमें दे दिया है भागीदारी, लेकिन किसी के लिए अलग कानून है, किसी के हिंदू के लिए अलग कानून है, मुस्लिम के लिए अलग कानून है, ईसाई के लिए अलग कानून है, ये नहीं चलेगा। तो ठीक है भैया, 44 में क्या कहा गया, 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई, समान नागरिक संहिता। मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए, इस पे बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है इस समय, बहुत ज्यादा विवाद है संसद के गलियारों में। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसको लेके बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं कि मुस्लिमों का शरीयत कानून क्यों चल रहा है, हिंदुओं के कानून, हिंदुओं के अलग कानून क्यों है। एक कॉमन कानून लेके आते हैं ना, मुसलमानों का जो शरीयत के अनुसार चलता है कानून, हिंदुओं का अपना कानून है। तो संसद के गलियारों में चर्चा है कि एक कानून बनाया जाए भारत के लिए, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, ईसाइयों के लिए अलग अलग कानून नहीं होनी चाहिए। इसी पे चर्चा है, यही आर्टिकल है, आर्टिकल 44 ही बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ये पूछ सकता है। तो जब उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी मिल गई तो अब वो आए, उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा कि हिंदुओं के लिए अलग मुसलमानों के लिए अलग, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आइए आप। तो 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड आपने उनको दे दिया। अब भाई उनकी आवश्यकताएं ये पूरी हो गई कि ठीक है हिंदू मुस्लिम सबके लिए एक कानून। फिर वो आके क्या कहते हैं कि हमारे बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं साहब, हमारे बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं, आपने हमें रोजगार दे दिया,
41 में शिक्षा दे दी। फिर हम आए आपके पास तो हमने बोला कि न्यायोचित दशाएं दे दो, तो आपने 42 में हमें काम करने जैसी स्थितियां दे दी। फिर रेस्ट आवर दे दिए, मातृत्व अवकाश दे दिया। 43 में हमने आके आपसे कहा कि भाई उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी दो, आपने वो भी दे दिया। 44 में आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए एक कानून बना दिया। लेकिन अब हमारे बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं, तो 6 वर्ष तक की जो प्रारंभिक शिक्षा है, कम से कम आप ये तो दे दो उनको। 6 वर्ष तक के बच्चों की, हमारे बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा का तो दायित्व ले लो सरपंच साहब। तो फिर क्या आया यहीं पे, ये जो ये था, ये 86वें संविधान संशोधन तक लागू था। तो फिर आपने क्या किया, आपने 45 में क्या किया, 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा भी दे दी कि ठीक है भैया तुम्हारे बच्चों को हम शिक्षा भी दे देंगे। और ये लागू कब तक था, जब तक 86वां संविधान संशोधन 2002 नहीं आ गया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। और 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 21A। ये आपको मैंने बताया था, ये जब हम पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। लेकिन 45 क्या है, उसने प्राथमिक शिक्षा की बात की, क्या हमारे बच्चों को शिक्षा दे दो भाई साहब। बोले चलो भैया ठीक है, 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दे देते हैं। अब जब शिक्षित हो गए बच्चे, जब 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा मिल गई, वही बच्चे शिक्षित हो गए, तो अब वो बच्चे शिक्षित होने के बाद क्या कह रहे हैं, हमें आरक्षण दीजिए। अब हम पढ़ लिख लिए, अब हमें क्या दीजिए, आप आरक्षण दीजिए। तो 46 में क्या आ जाएगा, SC ST और कमजोर वर्गों के लिए आर्थिक और शैक्षिक हितों की रक्षा, इसी की बात की जाती है आरक्षण की। आप हमें आरक्षण दीजिए, हम नहीं जानते। तो क्या जाना, रिवाइज करें। 36 में क्या था परिभाषा, 36 में बताया गया कि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगे DPSP। 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की बात की गई। लोक कल्याणकारी राज्य कब होगा, जब व्यक्तियों की वहां मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होंगी। तो 39 में मूलभूत आवश्यकताएं आ गई। क्या मूलभूत आवश्यकताएं बस जरूरी है, बिल्कुल नहीं, उन्हें न्याय भी मिलना चाहिए, निःशुल्क न्याय मिलना चाहिए। तो 39 में निःशुल्क विधिक सहायता हो गई। अब आते हैं ग्राम पंचायतों में, आपको मैंने बना दिया सरपंच की, आप 40 में ग्राम पंचायत का गठन हुआ, आप सरपंच बन गए। एक व्यक्ति रोता हुआ आया 41 में, बोला कि आप सरपंच हो, मुझे रोजगार, शिक्षा और ये सारी सुविधाएं दो। आपने 41 में उसे दे दी। 42 में वो रोते हुए आया और बोला कि भाई रोजगार तो दे दिया है, वहां तो दशाएं ही नहीं है काम करने के लिए, हमें रेस्ट आवर ही नहीं दिए जाते, मातृत्व अवकाश ही नहीं दिया जाता है। 42 में आपने वो भी दे दिया। फिर वो आए 43 में, उनका ये कहना है कि अब उद्योगों के प्रबंधन में हमको भागीदारी चाहिए, आपने वो भी दे दिया। फिर वो लौट के आके ये कहते हैं कि यार वहां के तो हिंदू मुसलमान सबके लिए अलग अलग कानून है। तो आपने 44 में क्या किया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आप ले आए। यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपने कहा कि सबके लिए एक कानून। फिर उन्होंने कहा सब कुछ तो ठीक है, अब हमारे बच्चे भी तो बड़े हो रहे हैं। आपने कहा चलो यार 45 में तुम्हारे 6 वर्ष तक के बच्चों को हम शिक्षा दे देंगे। अब 45 में बच्चे हो गए शिक्षित। अब जब बच्चे शिक्षित हो गए तो उन्हें अपने अधिकार पता चल गए। तो 46 में उन्होंने क्या किया, SC ST वर्गों के लोगों ने कहा हमें आरक्षण चाहिए, ये हमारा अधिकार है भाई। जब शिक्षित हो गए तो 46 में उन्होंने क्या मांगा, अपने अधिकारों की रक्षा मांगी। उन्होंने कहा हमारा अधिकार है ये, हमें आरक्षण दो। बिल्कुल ठीक है, तो उन्होंने 46 में आरक्षण मांगा। अब जब उन्होंने आरक्षण मांगा, उनकी स्थितियां ठीक हो गई, उन्हें नौकरियां मिलने लग गई, उन्हें कई सारी जगहों पे अच्छे स्थान मिलने लग गए। तो उनका क्या सुधरा, उनका स्तर सुधरा, पोषण स्तर। भाई जहां गरीबी होगी, आप खुद सोचिए क्या उनका पोषण स्तर अच्छा होगा। जो व्यक्ति श्रमिक थे कभी, और आज उन्होंने धीरे धीरे अपने अधिकारों की मांग करते हुए उन्होंने आरक्षण की मांग की, वो बहुत अच्छी स्थितियों में पहुंचे, उनकी स्थितियां बेहतर हुई, तो उससे क्या सुधरा, उनका पोषण स्वास्थ्य सुधर गया। तो 47 में किसकी बात की गई, सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात की गई है। तो 47 में क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात की गई। और इसी में मना किया गया है मद्य निषेध। मद्य निषेध मतलब शराब पीने की मनाही, मद्य निषेध, इसी में कहा गया है शराब पीने की मनाही को। तो कभी अगर आता है ना कि मद्य निषेध किसमें है, यानी शराब पीने की मनाही किसमें है, अरे आप खुद बताइए, जब सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात 47 में की गई है, तो शराब पीने से तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा ना। तो अगर शराब पीने की मनाही होगी तो किसमें होगी, 47 में ही होगी भाई, क्योंकि स्वास्थ्य खराब होगा। तो इसीलिए कह दिया गया मद्य निषेध है, शराब मत पियो। समझ में आ गया, अधिकारों की रक्षा हुई, आरक्षण मिला, तो उनका पोषण स्तर सुधर गया। अब उनका जब पोषण स्तर सुधरा तो उन्होंने क्या किया, लैंड ले लिया। जब ठीक ठाक हो गए, फिर उन्होंने जमीन खरीदना शुरू की। भाई पहले कहाँ होती थी गरीबों के पास जमीन, पहले तो जमींदार हुआ करते थे, पहले तो इन्हीं के पास जमीन हुआ करती थी, जिनके पास श्रमिक के रूप में काम करते थे लोग। अब जब सबल हो गए हैं, पोषण स्तर सुधर गया है, तो अब क्या करेंगे, अब ये फार्मिंग करेंगे, अब ये लैंड खरीदेंगे, अब ये क्या करेंगे, जमीन खरीदना चालू करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, 48 में कृषि, लैंड खरीद के कृषि और पशुपालन करना चालू किया। तो 48 में क्या किया इन्होंने,
अब इनका पोषण स्तर भी सुधर गया है, इनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई है। अब ये करेंगे कृषि और पशुपालन। तो इन्होंने लैंड खरीदी और कृषि और पशुपालन चालू किया। अब कृषि और पशुपालन चालू किया तो 48A में क्या आ जाएगा, ये ध्यान रखते हुए कि पर्यावरण और वन्य जीव का संरक्षण बना रहे। तो आपको मैंने बताया था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 नए डीपीएसपी के आर्टिकल जोड़े गए थे। 3 नए डीपीएसपी के आर्टिकल जोड़े गए थे। कौन कौन से? 39A जो कहता था समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता हो। 43A जो क्या कह रहा था, उद्योगों में प्रबंधन की भागीदारी मिले श्रमिकों को। और तीसरा यही था 48A जो क्या बताता है, पर्यावरण संरक्षण की बात करता है और वन्यजीव संरक्षण की बात करता है। तो आया आपको समझ में? जब 46 में उन्हें आरक्षण मिला, 47 में उनका पोषण स्तर सुधरा, उन्होंने फिर लैंड खरीदना चालू किया, तो उन्होंने एग्रीकल्चर किया और 48 में उनके पर्यावरण और वन्य जीवों का उन्हें संरक्षण मिला। अब जब वो लैंड खरीद लिया उन्होंने, है ना, जमीन खरीद ली, कृषि पशुपालन किया, समझ गए कि पर्यावरण का संरक्षण करना जरूरी है। फिर जब पैसा हाथ में आया तो फिर वो घूमने गए। कहाँ? नेशनल हेरिटेज वगैरह, यहाँ सबकी चलो ट्रैवल करते हैं। तो नेशनल हेरिटेज का जो संरक्षण है, राष्ट्रीय महत्व की धरोहरों की रक्षा करना, वो है 49 में। 47 में जब वो पोषण स्तर उनका सुधरा, 48 में उन्होंने कृषि पशुपालन चालू किया, कृषि से उनकी आय और बढ़ी, पशुपालन से उनकी आय और बढ़ी। जब ये आय बढ़ गई तो ये क्या किए, इन्होंने ट्रैवल करना चालू किया, यात्राएं करना चालू किया, घूमना चालू किया देश दुनिया। पहले तो पैसे ही नहीं होते थे तो क्या घूमेंगे भाई। तो जब एग्रीकल्चर किया इन्होंने, एग्रीकल्चर में पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है फार्मिंग में, लोग करते नहीं है। नई टेक्नोलॉजी का अगर उपयोग करके फार्मिंग की जाए तो बहुत ज्यादा चीजें हैं। हाँ, मानसून का जुआ है बिल्कुल, लेकिन अगर उचित तरीके से किया जाए तो शायद चीजें और अच्छी हो सकती हैं। लेकिन अभी हमारे किसान, एक तो जो हमारा युवा है वो एग्रीकल्चर करना ही नहीं चाहता है, फार्मिंग में जाना ही नहीं चाहता है। क्योंकि अगर आज का पढ़ा लिखा युवा फार्मिंग करने लग जाए तो बहुत ज्यादा बड़ी क्रांति लाई जा सकती है एग्रीकल्चर फील्ड में। तो वही है, 48 में उन्होंने कृषि पशुपालन चालू किया, उनकी इनकम बढ़ी तो वो ट्रेवल करने गए। कहाँ ट्रेवल करने गए? राष्ट्रीय धरोहरों के महत्व की चीजों पे, जैसे नेशनल हेरिटेज की जो चीजें हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत ज्यादा यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, बेफालतू का कचरा फैला रहे हैं, चीजें हो रही हैं। तो 49 में कहा गया कि नेशनल हेरिटेज का संरक्षण करो भाई, राष्ट्रीय धरोहरों की रक्षा करो। तो 48 क्या था? कृषि पशुपालन। 48A में पर्यावरण संरक्षण। और 49 में उन्होंने क्या कहा, जब वो घूमने गए तो उन्होंने ये देखा कि बहुत ज्यादा लोग वहां गंदगी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजों का वहां पे गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भैया 49 में नेशनल हेरिटेज का संरक्षण किया जाए, कि हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर है उनका संरक्षण किया जाए। तो वो किसमें आ गया? वो आ गया 49 में। आर्टिकल 49 में क्या है? नेशनल हेरिटेज का संरक्षण। और आप बताइए, जब आपके घर में आपके भाई बहन को कोई चीज बांटी जाती है मम्मी द्वारा, तो क्या कहा जाता है? 50-50 ले लो, कहा जाता है ना बेटा, 50-50 ले लो, इसे बांट लो आपस में 50-50। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो पृथककरण है वो किसमें है? आर्टिकल 50 में। कहा जाता है ना 50-50 बांट लो। कार्यपालिका के कार्य अलग, न्यायपालिका के कार्य अलग। तो इन्हें जो आपस में बांट दिया गया, वो क्या बांट दिया गया? इसे कहा गया 50-50। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण किसमें आ गया? न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण आ गया आर्टिकल 50। भाई 50-50 बांट लो अपने कार्यों को। कार्यपालिका के कार्य अलग और न्यायपालिका के कार्य अलग, इसका पृथककरण है आर्टिकल 50 में। और लास्ट में जो 51 है वो बात करता है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की। सारे आर्टिकल्स। अब कंफ्यूज नहीं होना है, लास्ट बार रिवाइज करा रही हूँ, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। और 51A किसके बारे में बताता है? 51A मूल कर्तव्यों से संबंधित है। और ये कौन से भाग में है? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य है भाग संविधान के 4A में। किसमें है मूल कर्तव्य? भाग 4A में। तो चलिए जल्दी से बिना किसी देरी के रिवाइज करते हैं। 36 में क्या था? डीपीएसपी की परिभाषा। 37 क्या कहता है कि डीपीएसपी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाए जाते। क्लियर कि हम इनके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। 38 कहता है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य कब होगा? जब 39 में लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होंगी, बेसिक नीड्स पूरी होंगी, रोटी कपड़ा मकान। अब 39 में कहा गया मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो गई, तो क्या सिर्फ यही बस जरूरी है? तो 39 ये कहता है नहीं, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ये भी जरूरी है, न्याय मिलना भी जरूरी है। तो 39A में क्या आ गया? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। क्लियर। फिर आपको मैंने बनाया सरपंच, 40 में ग्राम पंचायत का गठन किया।
आपको मैंने बना दिया सरपंच, और सरपंच बना के मैंने क्या कहा, बैठिए इस पद पे। एक व्यक्ति रोता हुआ आया, बोला आप सरपंच हैं, हमें शिक्षा दीजिए, रोजगार दीजिए, हमारे अधिकार दीजिए। आपने बोला चलो भैया दे दिया, काम तुमको दे दिया, जाके काम करो। फिर वो 42 में रोते हुए आया और उसने बोला कि काम तो दे दिया है, लेकिन वहां न्यायोचित दशाएं ही नहीं है काम करने की, गंदगी है, हमें अवकाश नहीं दिया जाता है, हमें रेस्ट आवर्स नहीं दिए जाते हैं, मातृत्व अवकाश नहीं दिया जाता है। आपने बोला भाई 42 में तू वो भी ले ले, तुम अवकाश भी ले लो, न्यायोचित दशाएं भी ले लो। फिर वो 43 में आया, बोला सब तो दे दिया है, अब हमको उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी भी चाहिए। तो 43A बताता है उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी को, और 43B बताता है सहकारी समितियों के निर्माण को। फिर भाई उद्योगों में प्रबंधन में भागीदारी मिल गई, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ हिंदुओं का अलग कानून है, वहां पे उद्योग में मुस्लिमों को अलग कानून है, सबके लिए एक कानून बनाइए ना। तो 44 में आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बोले कि हाँ भैया ठीक है, 44 में हम एक बिल्कुल कानून बनाए दे रहे हैं, सबके लिए एक कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड ला दे रहे हैं। फिर बात आती है कि उन्होंने बोला सब ठीक, अब वो सरपंच जी ने यानी आपने बोला अब सब ठीक। उन्होंने बोला कि भाई साहब हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो उनकी शिक्षा का भी कुछ प्रबंध हो जाता। तो आपने बोला चलो ठीक है, 6 वर्ष तक के बच्चों की जो शिक्षा है, 6 वर्ष से बच्चों की शिक्षा है, उनका भार हम लेते हैं, 45 में हम उन्हें शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। तो 45 में आपने उनके बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करा दी। जब वो बच्चे शिक्षित हो गए 45 में, तो 46 में उन्होंने क्या किया, अपने अधिकारों की मांग की। तो ST SC वर्गों के लिए जो अधिकार है, SC ST वर्गों के जो आरक्षण है, उसकी बात की गई है 46 में। अब जब बच्चे 45 में शिक्षित हो गए, तो आर्टिकल 46 में उन्होंने अपने अधिकारों की मांग की। तो जब आरक्षण मिला तो वो बड़ी अच्छी पोस्ट में पहुंचे, अच्छी स्थितियों में पहुंचे। तो उनका क्या सुधरा 47 में, पोषण स्तर सुधरा, उनका स्वास्थ्य सुधरा। तो 47 में क्या बात की गई है, सार्वजनिक स्वास्थ्य की। अब उनका स्वास्थ्य बढ़िया हो गया। अब उन्होंने सोचा कि बढ़िया स्वास्थ्य हो गया है, पैसा आ ही रहा है, एक्सेस में पैसा है, तो अब एक काम करते हैं, एक कृषि की भूमि ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों के पास तो कभी भूमि रही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, 48 में कृषि और पशुपालन के लिए कुछ भूमि ले ली, कृषि और पशुपालन करना उन्होंने चालू कर दिया। तो कृषि और पशुपालन किसमें है, कृषि और पशुपालन है आर्टिकल 48 में। अब कृषि पशुपालन होगा, लेकिन कृषि और पशुपालन पर्यावरण संरक्षण को देखते ही हुए भी होगा। तो 48A में पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण की बात की गई है। अब उन्होंने जब एग्रीकल्चर किया तो उन्हें बहुत और पैसा मिलने लग गया। बोले अरे वाह यार, चलते हैं ट्रेवल करने चलते हैं। तो 49 में वो कहाँ गए, ट्रेवल करने गए। कहाँ, नेशनल हेरिटेज में। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें अभी सही नहीं है। तो 49 में क्या आता है, नेशनल हेरिटेज का संरक्षण। और फिर आता है आर्टिकल 50, और आर्टिकल 50 में वो कहा जाता है ना कि 50-50 बांट लो। तो यहाँ पे 50-50 बांट लिया गया है। न्यायपालिका और कार्यपालिका के जो कार्य हैं उन्होंने अपने 50-50 बांट लिए हैं। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण किसमें है, 50-50 आर्टिकल 50 में। न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथककरण है वो किसमें है, आर्टिकल 50 में। और आर्टिकल 51 बताता है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को। तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किसमें है, 51 में। और आप सबको पता है कि मूल कर्तव्य 51A में है, और ये संविधान के कौन से भाग में है, भाग 4A में। आप बिना किसी देरी के जल्दी से 5 मिनट में MCQ करेंगे। आर्टिकल 37 क्या बता रहा था, आर्टिकल 37 क्या बता रहा था, आर्टिकल 37 हमें बता रहा था कि ये कह रहा था क्या कि न्याय हेतु प्रवर्तनीय है, मतलब न्याय के लिए हम इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। वो कह रहे थे कि न्याय के लिए प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब गैर न्यायिक है ये नियम, DPSP। मौलिक अधिकारों के लिए हम न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन DPSP के लिए नहीं जा सकते। केवल मार्गदर्शक सिद्धांत है, या कि मौलिक अधिकारों की तरह, मौलिक अधिकारों की तरह ये नहीं है, क्योंकि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं। क्या इनके लिए कानून बनाना अनिवार्य है, बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ राज्य के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। ये क्या है, ये राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 37 क्या बताता है कि राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत। DPSP का प्रेरणा स्रोत कौन सा संविधान है, मतलब DPSP इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से देश से लिए गए हैं। आपको आप देखिएगा प्लेलिस्ट जाके पॉलिटी की, मैंने उसमें बताया है कि संविधान के सोर्सेस के बारे में, कि हमारे संविधान में जो चीजें शामिल की गई हैं वो किस देश से अडॉप्ट की गई हैं। उससे रिलेटेड MCQ भी मैंने सॉल्व करवाए हैं, पॉलिटी की प्लेलिस्ट जाके आप चेक करिएगा। उसमें मैंने आपको बताया कि जो DPSP है वो कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से, यानी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। आयरलैंड के संविधान से DPSP लिए गए। तो याद रखिएगा कहाँ से है DPSP, आयरलैंड के संविधान से। सभी नागरिकों को समान काम के लिए समान वेतन, किसमें, सभी नागरिकों को समान काम के लिए। अच्छा ये बताइए 40 में मैंने क्या बताया था, 40 में मैंने बताया था ना कि ग्राम पंचायतों का गठन, भाई पंचायतों का गठन 40 में हो रहा था। 41 में आप फिर दे रहे थे रोजगार, शिक्षा। 44 में मैंने क्या बताया था, समान सिविल संहिता।
44 में मैंने क्या बताया था, समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, सबके लिए एक कानून। जब 40 में ग्राम पंचायतों का गठन हुआ तो 41 में आपके पास रोजगार मांगने आया था कोई, तो 42 में वो क्या बोलने आया फिर दोबारा कि मुझे न्यायोचित दशाएं दीजिए, और 43 में उसने क्या बोला कि अब मुझे उद्योगों में प्रबंधन में भागीदारी चाहिए। जब आपने सब बोल दिया तो 44 में उसी व्यक्ति ने कहा था कि अब आप हिंदू मुस्लिम सबके लिए बराबर कानून लाइए। आप 44 को देख के चलिए, 44 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, मतलब हिंदू के लिए भी सेम कानून और मुस्लिम के लिए भी सेम कानून। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 4 मतलब हिंदू के लिए भी सेम कानून, मुस्लिम के लिए भी सेम कानून, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। और तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की किसमें बात की गई है, 44 में। क्यों, क्योंकि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो मुस्लिम के लिए भी वही कानून, हिंदू के लिए भी वही कानून। और 41 में बता ही चुके हैं हम, ग्राम पंचायत का गठन हुआ तो रोजगार शिक्षा मांगने लोग आ गए, तो 41 में है कि अपने अधिकारों की मांग करने आ गए रोजगार शिक्षा के लिए। हाँ, अब आया था कि समान काम के लिए समान वेतन, तो समान काम के लिए समान वेतन है आर्टिकल 39D में। समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें है, आर्टिकल 39D में। और 39A में क्या बताया था मैंने, 39A में बताया था समान और निःशुल्क विधिक सहायता। क्लियर। ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए कौन सा आर्टिकल, अभी जस्ट इसके पहले ही बताया मैंने। ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कौन सा आर्टिकल बताया था, बताइए। ग्राम पंचायत का गठन 40 में, आप सरपंच बन गए। 41 में आपके पास क्या मांगने आया गया, रोजगार शिक्षा। 42 में क्या कहा गया, न्यायोचित दशाएं दे दो। 43 में कहा गया अब हमको उद्योगों में प्रबंधन में भागीदारी दे दो। फिर 44 में कहा गया कि हिंदू मुसलमान के लिए एक कानून लाओ। 45 में कहा गया कि अब हमारे बच्चों को शिक्षा दो। अब बच्चे शिक्षित हो गए 45 में, तो 46 में आरक्षण की मांग हो गई। अब आरक्षण हो गया तो 47 में उनको पोषण स्तर बढ़िया हो गया कि भाई इनको जॉब मिल गई 46 में, तो 47 में उनका पोषण स्तर अच्छा हो गया। पोषण स्तर अच्छा हो गया तो उन्होंने कहा अब हम लैंड खरीद लेते हैं, जमीन खरीद लेते हैं, तो कृषि पशुपालन 48 में हो गया। 48A में पर्यावरण संरक्षण की बात हो गई। 49 में नेशनल हेरिटेज यानी कि राष्ट्रीय स्मारकों की संरक्षण का प्रावधान है। और 50-50 कार्यों को बांटने का आपको पता है, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण। और 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। बार बार नहीं बताऊंगी। तो ग्राम पंचायतों का गठन किसमें है, ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में। 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की है। विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा, बताइए, अभी बताया अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। विदेशी शांति और सुरक्षा किसमें है, किस आर्टिकल में, शांति और सुरक्षा की बात आर्टिकल 51 में है, बिल्कुल सही। और 43 में क्या बताया था, श्रमिकों के हित। 43 में क्या था, श्रमिकों के हित। और 45 में क्या था, 43A में क्या था, 43A में बताया था ना मैंने, प्रबंधन है भागीदारी, अभी जस्ट रिवाइज करवाया। 48 में क्या था, कृषि और पशुपालन। 48 में क्या था, कृषि और पशुपालन। पोषण स्तर जब 47 में अच्छा हो जाएगा फिर वो एग्रीकल्चर ही करेंगे भाई। 48 में कृषि पशुपालन। 41 में रोजगार शिक्षा मांगने आ गए थे। श्रमिकों को औद्योगिक प्रबंधन में हिस्सेदारी, जल्दी बताइए, श्रमिकों की औद्योगिक प्रबंधन में हिस्सेदारी, प्रबंधन में हिस्सेदारी बताइए, भागीदारी, जल्दी बताइए। प्रबंधन में भागीदारी मैंने बताया था ना, 3 आर्टिकल जुड़े थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा डीपीएसपी में 3 नए आर्टिकल जोड़े गए। आर्टिकल 39A जो क्या कहता है कि हर व्यक्ति तक समान और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त होनी चाहिए। 43A जो ये कहता है, क्या बोलता है ये, कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए। और 48A बात करता है पर्यावरण संरक्षण की यानी कि वन्यजीव संरक्षण की। ये 3 आर्टिकल जोड़े गए थे, याद रखिएगा कौन कौन से। 39A जो समान निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है, 43A जो बात करता है श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी को, और 48A जो पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। तो श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, याद रखिएगा। क्लियर। और श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 43A में। अगला है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, अभी जस्ट मैंने बताया था ना कि लोक कल्याणकारी राज्य कब होगा, 38 में। और वो कब पूरा होगा, जब लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होंगी। तो 39 में तो मूलभूत आवश्यकताएं हो गई, लेकिन क्या सिर्फ मूलभूत आवश्यकताएं जरूरी है, बिल्कुल नहीं, न्याय भी तो मिलना चाहिए। कुछ गलत किसी के साथ हो जाए तो उसके लिए न्याय भी तो चाहिए। तो 39A में था समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ये किसमें था, 39A में था। और ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया, याद रखिएगा।
और 38 में क्या था, लोक कल्याणकारी राज्य। 48A में क्या था, पर्यावरण संरक्षण की बात। और ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था 48A और 43A। 48A भी, 43A भी, 39A भी। 40 में क्या था, ग्राम पंचायतों का गठन था। क्लियर। अगला सवाल है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु डीपीएसपी में कौन सा अनुच्छेद, आपकी जस्ट बताया। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा आर्टिकल है पर्यावरण संरक्षण के लिए, बताइए। 48A, 47, 49, 46, बताइए। मैंने आपको बताया था कि 45 में जब बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मिल जाएगी तो 46 में वो क्या मांग करेंगे, एसटी एससी के लोग और कमजोर वर्ग के लोग किसकी मांग करेंगे, आरक्षण की, अपने अधिकारों की मांग करेंगे। तो 46 में तो ये था। 49 में क्या था, 49 में था नेशनल हेरिटेज का संरक्षण, यानी कि राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। 47 में क्या था, स्वास्थ्य की बात की गई थी कि भाई जब 45 में उन्हें शिक्षा मिल गई तो 46 में उन्हें आरक्षण मांग की, आरक्षण से उन्हें नौकरी मिल गई तो अब उनका स्वास्थ्य पोषण स्तर सुधर गया, 47 में पोषण स्तर आ गया। और 48 में क्या किया था, उन्होंने कृषि पशुपालन किया था। पूछा है पर्यावरण संरक्षण, तो पर्यावरण संरक्षण 48A में, इसमें था 48A में। क्लियर। चलिए अगला पूछा है डीपीएसपी के कुल कितने आर्टिकल्स हैं, बताइए। डीपीएसपी कौन से आर्टिकल में, पहले तो ये बता दीजिए डीपीएसपी कौन से भाग में है। डीपीएसपी है भाग 4 में। और कहां से कहां तक है, तो डीपीएसपी है आर्टिकल 36 to 51। आर्टिकल 36 to 51 कहां से कहां तक है डीपीएसपी, 36 से 51। मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में है, जल्दी बताइए। 51 में मैंने बताया था अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है। और 51A में मैंने क्या बताया था, 51 में ही है मूल कर्तव्य। 51 में ही क्या है, मूल कर्तव्य है। और ये मूल कर्तव्य संविधान के कौन से भाग में है, 4A में। और डीपीएसपी 4 में। क्लियर। 49 में क्या बताया था मैंने, नेशनल हेरिटेज का संरक्षण। तो मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 51A में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी कौन से भाग में है, क्या बार बार बताना पड़ेगा, बताइए। भाग 4 में। डीपीएसपी किस पे है, भाग 4 में। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार। भाग 5 में क्या है, संघ। और भाग 2 में है नागरिकता। तो डीपीएसपी किस में है, नीति निर्देशक तत्व किस में है, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। 43 किस दिशा में राज्य को प्रेरित करता है, बताइए। 43 किसमें है, जब 41 में आपने रोजगार दे दिया, 42 में आपने न्यायोचित दशाएं दे दी, तो 43 में श्रमिकों के हित की बात की गई थी कि नहीं की गई थी, कि भाई हमें प्रबंधन में भागीदारी भी दो, औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों के हित की बात की गई थी। तो सब क्या क्या हो जाएगा, राइट, सभी मजदूरों के जीवन यापन की मजदूरी देना, यानी कि श्रमिकों के हित की बात की गई थी। पंचायत स्थापित करना गांव में किसमें था, आर्टिकल 40 में था। ग्राम पंचायतों का गठन कौन से आर्टिकल में था, आर्टिकल 40 में था। पर्यावरण संरक्षण की बात किसमें थी, 48A में थी। पर्यावरण संरक्षण की बात किसमें थी, 48A में। कृषि पशुपालन 48 में था। और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड किसमें था, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में था। तो 43 में क्या था, श्रमिकों के हित यानी कि मजदूरों के हित की बात की गई थी। और गांव में पंचायतों की व्यवस्था आर्टिकल 40, पर्यावरण संरक्षण 48 और यूनिफॉर्म सिविल कोड 44। क्लियर। चलिए अगला है डीपीएसपी में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने का जो कार्य है वो कौन से आर्टिकल में। मैंने बताया था न्यायपालिका और न्यायपालिका का कार्य क्या कर दो, 50-50 कर दो। क्या कर दो, कार्यपालिका न्यायपालिका का कार्य भाई 50-50 कर दो। तो कार्यपालिका न्यायपालिका का कार्य किसमें हो जाएगा, 50 में हो जाएगा। 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। 45 6 जो बच्चे हैं 6 वर्ष तक के, उनको क्या करना, प्राथमिक शिक्षा देना। 45 में कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में 50-50 कर दिया काम। 51A में मूलतः कितने मौलिक कर्तव्य है, बताइए। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है, वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है, लेकिन पहले 10 थे। तो 11वां कब जुड़ा भाई साहब, 11वां जुड़ा 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ, जो ये प्रावधान करता है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये क्या है, ये कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। तो ये 11वां कब जुड़ा, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा, याद रखिए। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 51A में। और इसी के अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत एक नया आर्टिकल जुड़ा गया था, आर्टिकल 21A। चलिए कितने मौलिक कर्तव्य है वर्तमान में, 11। मूल संविधान में कितने थे, पहले 10 थे। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम ने मौलिक कर्तव्यों में क्या जोड़ा, जस्ट अभी बताया, अभी जस्ट 1 सेकंड पहले बताया। 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में।
इसके द्वारा संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 21A, जो कहता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो किसका प्रावधान किया गया? शिक्षा का, कि रोजगार का, कि पर्यावरण संरक्षण का? बिल्कुल सही है, शिक्षा का। किसका प्रावधान किया गया? शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो 86वां संविधान संशोधन किसका प्रावधान करता है? 86वां संविधान संशोधन 2002 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देता है। क्लियर? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने वाला संशोधन कौन सा था? बताइए। मौलिक कर्तव्य कब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हुए? बताइए। 42वां संविधान संशोधन 1976 इसी के द्वारा आए थे मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और मौलिक कर्तव्य कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 51A में। क्लियर? चलिए, मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है ये आप कमेंट करिए। और जल्दी से, आपको तो बताना ही था, आप मैंने कहा था अपने गांव का नाम लिखिए और अपने स्टेट का ब्रैकेट में। क्लियर? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने वाला संशोधन कौन सा था? संशोधन पूछा है। तो मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा शामिल हुए? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। ठीक है। और हाँ, कौन से कमेटी की रिकमेंडेशन पर? ये बताइए आप, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पर मूल कर्तव्यों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था? जल्दी बताइए। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976। 38 में क्या था? बताया था मैंने, 38 में लोक कल्याणकारी राज्य का वर्णन था। और लोक कल्याणकारी राज्य का क्या होता है? जो अपने लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाता रहता है। तो वही पूछा है कि आर्टिकल 38 के अनुसार राज्य का उद्देश्य क्या होगा? सभी नागरिकों को रोजगार देना, राज्य को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देना, किसानों के हित में काम करना, कि 51 के अनुसार नीतियां बनाना। बताइए, एक लोक कल्याणकारी राज्य कब होगा? एक लोक कल्याणकारी राज्य तब होगा जब वहां के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलता रहेगा, तभी होगा एक लोक कल्याणकारी राज्य। वही कहलाएगा जहां के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, वही है लोक कल्याणकारी राज्य। क्लियर? चलिए, आर्टिकल 42 क्या बोलता है? मैंने बताया 40 में आपने ग्राम पंचायत का गठन किया, तो फिर लोग आए, बोले रोजगार दीजिए भाई साहब, सरपंच बन गए आप। तो आपने बोला ठीक है भैया, रोजगार दे दिया। फिर वो 42 में दौड़ते हुए आके उन्होंने क्या कहा था कि न्यायोचित दशाएं नहीं काम करने की। आपने काम तो दे दिया है, लेकिन 42 में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कामकाजी परिस्थितियां नहीं है, मातृत्व राहत नहीं है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए रेस्ट आवर्स नहीं है। तो 42 में यही बात की गई थी, कामकाजी परिस्थितियों की और मातृत्व राहत की। कहा था ना उन्होंने, आपने 41 में तो आपने रोजगार दिलवा दिया, लेकिन 42 में जब वो रोते हुए आए तो उन्होंने कहा कामकाजी परिस्थितियां ही नहीं है, राहत ही नहीं है, रेस्ट आवर्स ही नहीं है। तो 42 में किसका प्रावधान हो गया? कामकाजी परिस्थितियों का। 49 क्या कहता था? बिल्कुल सही, 49 क्या बोलता था? 49 नेशनल हेरिटेज के संरक्षण की बात करता था। 49 क्या बात करता था? ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा करना, नेशनल हेरिटेज का संरक्षण। इसकी बात कौन करता था? नेशनल हेरिटेज के संरक्षण की बात आर्टिकल 49 ने की थी। और 50-50 कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। 44 क्या है? आर्टिकल 44 में किस बात की बात की गई है? मैंने बोला था, याद रखिएगा, एक 4 हिंदू को दर्शा रहा है और एक 4 दर्शा रहा है मुस्लिम को। ठीक है, मतलब हिंदू और मुस्लिम के लिए एक कानून होना, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना, यूसीसी, जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में। तो आर्टिकल 44 क्या बता रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब एक कानून की बात। क्लियर? चलिए, पर्यावरण संरक्षण 48A, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये तो मूल कर्तव्य हो गया। 47 का क्या उद्देश्य? थक गए भाई पढ़ाते पढ़ाते, बस आप लोग को यही करना होता है कि शेयर कर दीजिए लोगों तक और कमेंट करके बताते रहिए जो पूछा जा रहा है और पढ़ते रहिए। 47 क्या था? मैंने बताया था कि जब 45 में शिक्षा मिल जाएगी तो 47 में क्या हो जाएगा? 45 में जब शिक्षा मिल जाएगी तो 46 में अपने अधिकारों की मांग करेंगे, तो उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। जब उन्हें आरक्षण मिल जाएगा तो उनकी स्थिति बेहतर हो जाएगी, तो उनका जो पोषण स्तर है वो अपने आप सुधर जाएगा। तो आर्टिकल 47 में क्या बात की गई है? सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण स्तर की। 47 में किसकी बात की गई है?
सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण स्तर की अगर कभी आए कि शराब पीने की मनाही किसमें है तो इसी आर्टिकल में, आर्टिकल 47 में है, क्योंकि लोक स्वास्थ्य की बात है इसमें और शराब पीने से स्वास्थ्य खराब होता है। 48 में क्या बात की गई थी, बताया था मैंने कि जब आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, आप सब कर लिया तो आप क्या सोचेंगे, चलो यार अब पैसा तो आ ही रहा है, जमीन खरीद लेते हैं, कृषि के लिए जमीन खरीद लेते हैं। तो कृषि और पशुपालन दोनों की बात किसमें की गई है, आर्टिकल 48। तो आर्टिकल 48 किसकी बात करता है, कृषि और पशुपालन की बात। गायों की नस्ल सुधारना, गौ हत्या को निषेध, पशुपालन, इसमें पशुपालन बस, कृषि और पशुपालन दोनों की बात करता है। क्लियर, तो गायों की नस्ल सुधारना और गौ हत्या का निषेध करना। और 48A पर्यावरण संरक्षण की बात। यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 44 में। क्लियर, चलिए खत्म। यहां से आपके डीपीएसपी के सारे आर्टिकल्स खत्म हो गए, जितना हो सकता था याद करवाने की कोशिश की है। क्लास अच्छी लगी हो कमेंट में जरूर बताइएगा, ऐसे ही और वीडियोस चाहिए हो तो बिल्कुल बताइएगा। आप नहीं कहा था कि यूट्यूब में आके प्रॉपर क्लास लीजिए, हम कर रहे हैं वही चीज। अब आपका काम है कि आप वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों तक, कमेंट करिए जो पूछा जा रहा है और एक्टिविटी दिखाइए ताकि हमें भी लगे कि हाँ हमें सीरीज कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी। अगर आपकी एक्टिवनेस दिखेगी तो बिल्कुल कंटिन्यू होगा, नहीं दिखेगी तो फिर लगेगा ठीक है यार भाई इंस्टाग्राम तक ही ठीक है। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी, ऐसे ही पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।